देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक आंकड़ा जो अगर 6 दिन पहले जाएंगे तो कमोवेश आधे से थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन इस वक्त वो 61,000 को पार कर गया। मौत का आंकड़ा 2100 को पार कर गया। लेकिन एक सवाल जो बदस्तूर जारी है वो है मजदूरों का पैदल चलना। आज जब आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो आज मदर्स डे की बात बहुत सुनी जाती है। लगातार बहुत सारे कोटेशंस आपके बीच में सुने जा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए। शायद भारत माता में जिस श्रमवीरों की बात होती है, उन श्रमवीरों के गोद में ये बच्चा सवाल पूछता है कि कितने दिन पैदल चलना पड़ेगा और वाकई आसरा नहीं मिला तो कहाँ जाना पड़ेगा। रायपुर के इस जगह लाने का एक मेरा अपना एक कारण रहा कि मैं आपको उस जगह भी ले चलूं जहां पर बहुत से मजदूर पैदल चलते चलते आ रहे हैं, मगर कुछ लोग उसका बीड़ा उठाते हैं कि वाकई हर मजदूर को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए शायद कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। मजदूर पैदल चलते ही जा रहे हैं। ट्रेनों से कटने पर कुछ शोक संवेदनाओं वाले ट्विटर्स पर हमें अलग अलग मैसेजेस मिल जाते हैं, फेसबुक पर भी मैसेजेस मिल जाते हैं, लेकिन सवाल बदस्तूर जारी है कि देश का श्रमवीर कब तक पैदल चलता रहेगा। क्या उतनी ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो सकती, उतनी बसों की व्यवस्था नहीं हो सकती कि उसे घर तक छोड़ा जाए? आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो क्या व्यवस्था पहले नहीं होनी चाहिए थी कि मजदूरों को पहले घर भेजना चाहिए था? आज जब उन्हें घर भेजा जा रहा है तो एक सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि क्या वो वापस आएंगे? उन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मंजीत कौर बल जी हैं। मंजीत कौर बल जी एक सोशल कह सकते हैं कि जो वर्क का जो काम होता है उसमें इनकी भूमिका बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। हालांकि इनके नामों की चर्चा आप रमन सरकार के दौरान एक ताकतवर मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी सुने होंगे। मंजीत जी नमस्कार। आज जब इतने सारे मजदूरों को आप यहाँ पर रख रही हैं तो क्या क्या देखती हैं आप? किस तरह की परेशानियां और किस तरह की चुनौतियां हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने? देखिए, एक तो ये सबसे प्रमुख बात है, ये चुनौतियाँ पैदा की गई हैं क्योंकि जैसे ही कोविड की स्थिति सामने आने लगी तो अचानक से लॉकडाउन घोषित हुआ। लॉकडाउन बिना तैयारियों के घोषित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और जब बिना तैयारियों की कोई चीज़ें डाउट हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वो वर्ग होता है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए 4 प्रकार के लोग। एक जो हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे थे, अपना गांव छोड़ के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, किसी ठेकेदार के साथ रह रहे थे। एक वो वर्ग जो लोगों दुकानों में काम कर रहा था या कहीं पे दैनिक मजदूरी कर रहा था। एक वर्ग जो स्टेशन या फुटपाथ में रहता था और एक वर्ग जो कहीं आते जाते रास्ते में रुक गया था। तो चारों प्रकार का वर्ग जो है ये प्रभावित हुआ। और न केवल उनको भोजन की स्थिति खराब हुई, इसके अलावा उनके स्वास्थ्य की जांच से लेकर उनके बच्चों की देखभाल से लेकर उनके भविष्य के लिए सारी असुरक्षित की स्थिति पैदा हुई। इन सब मसलों में एक अचानक से जो तैयारियां शुरू हुई उसमें एक आश्रय स्थल एक प्रयास किया गया जो सभी राज्यों में बनाया गया, जैसा कि यहाँ रायपुर में लावानी में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जो तैयारी हुई, भोजन पैकेट का वितरण शुरू हुआ, लेकिन उसकी भी एक पहुंच की सीमा होती है। छत्तीसगढ़ में स्थिति कमोबेश बहुत ठीक ठाक थी, लोगों तक लोग पहुंच पा रहे थे, लेकिन वो कितनी मात्रा में पर्याप्त था या नहीं, क्या भरपेट सब खा पा रहे थे, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह हम सभी के लिए। दूसरा था राशन का वितरण शुरू हुआ। राशन भी आप सोचिए, जितनी हम राशन दे पा रहे हैं उसमें चावल और नमक देते हैं, तो क्या दाल, तेल, आलू, प्याज, मसाले, इसकी कमी भी पूरी अभी तक ठीक से नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन पहला और लॉकडाउन दूसरा तक तो लोगों का धैर्य था, लेकिन लॉकडाउन तीसरे में जब पहुँचे तो उनके राशन ख़त्म होने लगे थे। राशन वितरण की जो गति थी वो भी कम हो रही थी, संस्थाओं का जो भावनात्मक स्वरूप था वो भी कम हो रहा था। ऐसे में मजदूर अपने स्थान छोड़कर अपने घरों की ओर लौटने लगे। उन्हें ये विश्वास हुआ कि वो घर लौटेंगे तो शायद वो उनका गांव उनको कुछ खिला पिला लेगा। तो इस तरह के मजदूरों के लिए आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई बातचीत भी नहीं हुई, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। तो जब ये पैदल चलने लगे तो सबसे दर्दनाक स्थिति हुई कि चलते चलते उनको रास्ते पर भोजन नहीं मिला, कहीं रास्तों में उन्हें पानी नहीं मिला, कहीं अगर उनके बीमार पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं तो कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। और बच्चे, महिलाएं, प्रेग्नेंट, हर तरह के जो स्थिति से वो सामना करते हुए पहुँचे। इसी दौरान ये हुआ कि कुछ रास्ते में कट गए, किसी ने ट्रक में ठोकर मार दिया, कुछ लोग किसी गाड़ियों में चढ़े तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी गाड़ी थी क्रशर की जिसके अंदर छोटा सा मुंह था, 18 लोग थे।
एक औरंगाबाद में केस हुआ, एक बच्ची जमलो जो है वो रास्ते में मर गई, एक लखनऊ से जो साइकिल में निकल रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये दर्दनाक घटना जब उभर के आई तो फिर एक समाज सेविक संस्थाओं का एक दल चारों तरफ उठा और क्यों ना हम इस मजदूरों को रास्ते में खाना खिलाएं, उनके आवागमन की व्यवस्था करें। प्रशासन और की जो व्यवस्था है वो आज भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। आप इससे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में आप कैसे देखती हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि सारे मजदूरों को वह कैसे घर भेज पाएंगे? देखिए, ये चुनौती नहीं है, मंशा की बात है। अगर चाहे तो संसाधन सबसे ज़्यादा केंद्र सरकारों के पास होता है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास होता है, उसका जिला प्रशासन के पास भी अपना एक संसाधन होता है। तो मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कोई बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, मंशा की आवश्यकता। अगर वो मंशा होगा, जो प्लान आज बन रहा है उनको लाने का, ये शायद लॉकडाउन 1 के समय में बना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जो पिछले 1.5 महीने से मजदूर खाने के लिए तरस रहा है, वो इस लोकतांत्रिक देश में जो सबसे अंतिम व्यक्ति जिसके लिए पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो यहाँ पे मजबूत स्थिति में नहीं पाएगा। तो बिल्कुल चुनौती नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान हो सकता था। बैठ के ठीक से उसकी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उपजता है जब गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, बड़े उद्योग चलते हुए देखते हैं, फैक्ट्रियों को देखते हैं। हर वो काम जहाँ पर श्रमशीलता ज़रूरी है वहाँ पर श्रमिक ही वो सबसे बड़ा पहरेदार होता है जो उस काम को ऊंचाइयों की नई इबारत तक पहुँचा देता है। लेकिन हाशिए पर श्रमिक ही है। आज लगातार पैदल चलने को मजबूर है, घर से दूर रहने को मजबूर है। एक प्रकार से कहिए संक्रमण का खतरा भी आज अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो उन्हीं के बीच है। उन सब के बीच में ये परिवार हरियाणा से है। ये परिवार यहाँ पर किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आया हुआ था, लेकिन जिस दिन ये आया उसका अगले दिन ही लॉकडाउन हो गया और तब से ये आज तक यहीं फंसे हुए हैं। आज घर जाने के लिए क्या सोचते हैं आप? किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? हमको दिक्कत तो यहाँ रोटी भी मिल रही है, चाय भी मिल रहा, हमको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ हमको दिक्कत ये हो रही है, हमारे परिवार में जाके हमारे छोटे छोटे बच्चे संभाल ले, इतनी दिक्कत हो रही है। इतनी कोई सरकार, कोई भगवान कोई मदद कर दे तो हमको लेके छोड़ाई जाए। तो यही एक बड़ा सवाल है। आज मदर्स डे पर आप लगातार अलग अलग तरीके से आप जिन्हें भी मानते हैं, चाहे वो माँ के रूप में भारत माता को मानते हों या घर पर अपनी माता को मानते हों या लालन पालन में शिक्षा देने वाली उस माँ को खोजते हैं जो एज ए शिक्षक आपके लिए रही हों, या समाज में कोई बड़ा चेहरा जिससे आप हमेशा से पूछते आए हैं, उनके बीच एक संदेश है, एक सवाल है आपके लिए कि वाकई भारत माता की जय के नारे के साथ आपको उन श्रमवीरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कई मीलों तक का सफ़र पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। सरकार को लॉकडाउन 3 के फेज़ में शायद एक बेहतरीन विकल्प तैयार करने की ज़रूरत है। राज्यों को और केंद्रों को अपने आपस के झगड़े को ख़त्म करके एक उस दिशा की ओर बढ़ने की ज़रूरत है जहां हम उस श्रमिक के पसीने को सबसे ज़्यादा सम्मान दे सकें जो अपने श्रम से, अपनी श्रमशीलता से हमें देश ही नहीं दुनिया में एक अलग पहचान दिलाता है।